मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ। चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो मैंने इस वाइट बोर्ड पर पूरे चैप्टर को 3 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। पहला है ब्रॉड चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी, सेकंड है डिवाइजिंग वेज एंड मीन्स फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया, थर्ड व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो पहले हम ब्रॉड चैलेंजेस की बात करेंगे। हर डेमोक्रेटिक कंट्री को, मैं सिर्फ अपने इंडिया की बात नहीं करूंगा, वर्ल्ड के अंदर जहां पर भी डेमोक्रेसी है उस हर देश को 3 प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। पहला है फाउंडेशनल चैलेंज, आधारभूत चुनौती, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, बढ़ोतरी की चुनौती, डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर भरोसे की चुनौती, एक तरह की डिपेंडिंग होना। तो पहला बेटा मैं जो चैलेंज आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं वो है फाउंडेशनल चैलेंज। सम कंट्रीज हैड टू फेस द चैलेंज टू ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने का जो स्टाइल होता है, जो तकनीक होती है, जो पद्धति होती है, उसमें कई लोग बदलाव चाहते हैं कि उस चेंज के अंदर किसी भी प्रकार से क्या है, बदलाव आए या परिवर्तन आए। सेकेंड है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, बढ़ोतरी। Countries which are already democratic face the challenge of expanding. It is to all social group and regions. All institutions should follow democracy in their functioning. बढ़ोतरी, समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ डेमोक्रेसी के अंदर चेंजेस आते हैं। चेंजेस डायनामिक होते हैं। डायनामिक का मतलब है, हो सकता है आज से 10 साल पहले जो चीज़ डेमोक्रेसी के अंदर तैयार हो, कानून हो या कोई प्रोसीजर हो, वो अब उसको बदलने की जरूरत हो, एक्सपेंड करने की जरूरत हो, विस्तार करने की जरूरत हो, ये एक चुनौती। डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इट मीन्स strengthening those institutions that have people's participation and control. It means bringing down the control of the rich and the powerful people in making government decisions. माना जाता है कि लोकतंत्र के अंदर उन लोगों की सबसे ज़्यादा पकड़ होती है जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या धनवान लोग होते हैं। उन लोगों का ये मानना है कि डेमोक्रेसी में उन लोगों की पकड़ ज़्यादा है, क्योंकि सरकार या आवाम, सरकार और देश की जनता के बीच में चौड़ी खाई होती है। कहीं ना कहीं देश की आम जनता इस बात को सोचती है कि कहीं ना कहीं जो पावर होगी, डेमोक्रेसी की मेन पावर होगी, वो बड़े लोगों के, अमीर लोगों के हाथ में होगी, जो इलेक्शंस के दौरान पैसा खर्च करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के, फाउंडेशनल, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन और डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड इज डिवाइजिंग वेज एंड मीन्स फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर 3 राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। डिवाइजिंग वे तरीकों का, वन वे इज लीगल रिफॉर्म, मेकिंग न्यू लॉज टू बैन अनडिजायरेबल थिंग्स, बट लीगल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस कैन नॉट ओवरकम चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। द रिफॉर्म्स हैव टू बी कैरिड आउट मेनली बाय पॉलिटिक्स एक्टिविटीज, पार्टीज, मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल सिटीजन्स। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर लीगल रिफॉर्म होना चाहिए। लीगल रिफॉर्म का मतलब, जैसे कि मैंने भी पहले भी कहा था, कि कोई कानून पहले से चला आ रहा है, कभी कभार क्या होता है, कानून का फायदा ले लिया जाता है, मगर समय के साथ साथ उस कानून के अंदर बदलाव आए उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर, जिससे उसका असर पॉलिटिकल एक्टिविटी, पार्टीज, मूवमेंट्स और पॉलिटिकल कॉन्शियस सिटीजन। जो पॉलिटिकल कॉन्शियस सिटीजन का मतलब होता है कि जो लोग राजनीति में उत्साह लेते हैं। हमारे भारत में 125 करोड़ की आबादी के ज़्यादा है, और 125 करोड़ की आबादी से ज़्यादा लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल न्यूज़ के अंदर, पॉलिटिकल व्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। उन लोगों के लिए सुधार जरूरी है। सेकंड, लीगल चेंजेस समटाइम्स हैव अ काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट, बट लॉ विच एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर बेस्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लीगल चेंजेस समटाइम्स हैव अ काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट। कभी बार कानून में कोई बदलाव कर हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हैं, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बेटा क्या है, सूचना का अधिकार। इससे पहले आम व्यक्ति, आम लोग सरकार से सवाल करने के लिए अलग अलग जगह घूमते थे, किस डिपार्टमेंट में जाके किस अफसर को पकड़े, किस नेता को पकड़े। मगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आ जाने के बाद हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिटिकल रिफॉर्म आया। हम घर पर बैठकर अपने किसी राजनीति या अपने किसी अधिकारी, अपने किसी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो कभी कभार कोई कानून के अंदर आया नया बदलाव भी फायदेमंद होता है। थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर सेपरेट, spread or brought through
पॉलिटिकल प्रैक्टिस, मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। राजनीतिक सुधार करने के लिए हमें रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अगर लगातार हम लोकतंत्र के अंदर छोटा छोटा अगर सुधार करते रहेंगे तो समय के साथ साथ क्या होगा, लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। थर्ड पॉइंट, while proposing a political reforms, one should be very clear about who will implement it and how political parties and MPs will never vote for a legislation that is against their interest। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि हमारे भारत जैसे देश के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म करेगा तो करेगा कौन, और अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहा है क्या वो MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो जिम्मेदारी इस बात की बनती है कि जो सरकार का प्रधान है, जो देश में कैबिनेट, जो देश की केंद्र सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, स्टेट को हेड करने वाले मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं तो स्टेट के CM के अंदर आने वाले MLA उनको फॉलो करें, और कंट्री के लिए कोई इंप्लीमेंट आ रहा है, कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंप्लीमेंट आ रहा है तो सबसे पहले PM साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने MP से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इंप्लीमेंट करें। अगर देश के नेता सबसे पहले उस चीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे, सुधार करेंगे, तो उसका सीधा सीधा असर देश के आम जनता पर भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। हमने थर्ड टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी। बेटा ये ऐसा टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, शायद मैं इसको ना भी डिस्कस करूँगा तो चलेगा, मगर फिर भी डिस्कस करता हूँ ताकि आपको पुरानी चीज रिवाइज हो जाए, क्योंकि 9th में आपने पढ़ रखा है और पीछे से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल मस्ट टेक ऑल मेजर डिसीजन। नेता लोगों द्वारा चुनाव होता है और सभी प्रमुख फैसलों को लेता है। इलेक्शंस टू बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट पीपल कैन चेंज द रूलर्स। इलेक्शन टाइम टू टाइम होते हैं, 5 साल 4 साल के अंतराल में होते हैं। अगर कोई रूलर अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको बदल भी सकते हैं। ऑल पीपल शुड हैव द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू डू सो एंड इक्वल बेसिस। हर बंदे के पास अपनी चॉइस होती है, अपॉर्चुनिटी होती है अपनी इक्वल बेसिस पे चीज़ों को चुनने की। द राइट टू एक्सरसाइज दिस राइट शुड लीड टू अ गवर्नमेंट बाउंड टू रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को, सरकार को और नेता को काम करना पड़ता है। डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू वोटिंग ओनली, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ सिटीजन शुड बी ग्रांटेड। डेमोक्रेसी के अंदर वोटिंग राइट्स होती हैं और सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जो होती हैं यानी कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो होते हैं वो सिटीजन्स को सरकार नहीं प्रदान करती, देश का संविधान प्रदान करता है। देश का संविधान चुनाव कराता है, चुनाव करने में इलेक्शन कमीशन पार्टिसिपेट होता है, बट वोट कौन देगा, आम जनता, यानी कि आम जनता से के बीच से चुना गया बंदा डेमोक्रेसी के अंदर एक लीडर बन के गवर्नमेंट को रन करता है। तो बेटा हमारे 3 टॉपिक थे, ब्रॉड चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी, डिवाइजिंग वेज एंड मीन्स फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया, थर्ड व्हाट इज डेमोक्रेसी। बेटा इन तीनों टॉपिक के अलावा मैं फुल फ्लैश आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम और वर्कशीट के साथ भेजूंगा, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है, और ये वाला भी आप अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, प्लस जो मैं आपको पेजेस भेजता हूँ वो पेजेस वाला काम भी, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।